हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भी ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने अपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। ओके एंड जैसा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपको प्रीवियस ईयर पेपर बहुत हेल्प करते हैं। ओके टॉपिक को समझने में, जो हमारा चैप्टर में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये सभी जो है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाता है कि जो आयोग है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। हमें एक व्यू मिल जाता है कि कैसे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके आज का ये टॉपिक भी प्रीवियस ईयर सीरीज़ ही होने वाली है, क्योंकि इसमें जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है, तीनों शिफ्ट के इसमें आपको मिलेंगे। ओके ये सभी आपके हिंदी की लैंग्वेज में हैं। ओके हिंदी में है। अगर आप सभी को इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश में अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग क्लास आपको मिल जाएगी, तो आप उनको इंग्लिश में भी देख लीजिए अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है। ओके सो सारे ही शिफ्ट के एक साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा जो है पूछते हैं ये। सो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाल अनुप्रयोग से विकास से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाल अनुप्रयोग के विकास से जुड़ा है। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। पहला है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तीसरा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एंड फोर्थ ऑप्शन है कृषि विस्तार प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान। एनडीडीबी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ओके यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। एथेंस, रियो, बीजिंग, लंदन। आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल किस ओलंपिक गेम्स में जीता था। सो अभिनव बिंद्रा जो है वो शूटिंग से रिलेटेड है। मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था, बीजिंग 2008। ओके सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विशु त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके केरल कर्नाटका, केरला तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। सो मलयालम न्यू ईयर जो होता है उसकी बिगनिंग में, शुरुआत में ही आपका ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। केरला और तमिलनाडु में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 45, 48, 47 या फिर 46। तो यहाँ पे आर्टिकल 46 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके आर्टिकल 46 जो हमारे भारतीय संविधान में है वो ऐसा उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी, जिया भराली, धनश्री, पुथिमारी आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। यानी ये सभी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर भागीरथी।
सो ये सभी आपकी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। ओके, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं ये सारी, एंड ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से में बहती है, ठीक है, फ्लो करती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन सा है? प्राचीन भारतीय धरोहर स्थलों का संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदाय के मूल्यों को बढ़ावा देना, जैविक खेती का प्रचार। 2023 में जो एनवायरनमेंट डे था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो फोकस एरिया क्या था? सो फोकस एरिया आपका था आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के मूल्यों को बढ़ावा देना, राइट। सो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कपास वस्त्र उद्योग को सबसे बड़ा प्रोत्साहन किसने दिया? 1947 में भारत का विभाजन, इंग्लैंड के कच्चे कपास का निर्यात, स्वदेशी आंदोलन, रेलवे नेटवर्क का विकास। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवाओं को डैश और डैश आयु वर्ग की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? 20, 29, 15, 25, 15, 29 या फिर 10, 29? नेशनल यूथ पॉलिसी के अंतर्गत 15 और 29 वर्ष के जो युवा हैं उन्हें परिभाषित किया गया है। ओके, थर्ड, यानी जो डेफिनेशन है यूथ की वो आपकी 15 से 29 वर्ष के जो लोग हैं वो डिफ़ाइन करते हैं अच्छे से, ऐसा बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? यानी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपसे पूछी गई है। फैरेड, एम्पियर, कूलॉम, ओम मीटर। क्या हो गया आपके करेक्ट आंसर? करेक्ट हो जाएगा ओम मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर 4, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। इस तरीके से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रत्येक कथन में 2 पद हैं, 3 मामलों में दोनों पद एक दूसरे के समान आपके अर्थ रखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में दोनों पद एक दूसरे के समान अर्थ नहीं रखते हैं, ये आपको बताना है। पहला है कि नामांकित सकल घरेलू उत्पाद और चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है आधार अवधि और संदर्भ अवधि। थर्ड है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतिकी। अगला है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर जो है थर्ड वाला है वो एक दूसरे से अर्थ नहीं रखते हैं, समान वाला। ओके, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतिकी, यानी चेंजेस इन रियल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफ्लेटर। सो थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी के घड़ में पानी ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला आपको बताना है।
मिट्टी के घड़े की सतह पर पानी वाष्पित होता है। मिट्टी का घड़ा छिद्रपूर्ण होता है। पर्यावरणीय जल वाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करता है या फिर मिट्टी के घड़े में छिद्रों से पानी रिसता है। सो यहाँ पर गलत वाला हो जाएगा, पर्यावरणीय जल वाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में चमड़ा कर्मकारी की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए गुरु घासीदास ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? आर्य समाज आंदोलन, सत्यशोधक समाज, नारायण आंदोलन या फिर सतनामी आंदोलन। गुरु घासीदास जो हैं वो फाउंडर हैं सतनामी सेक्ट के। ओके, अर्ली 19th सेंचुरी में छत्तीसगढ़ रीजन में। तो यहाँ पर जो सतनामी आंदोलन है ये आपका करेक्ट होगा। ओके, सतनामी मूवमेंट। अगला प्रश्न है, जातीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नेटाल कांग्रेस कहाँ स्थापित की थी? दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फरवरी 2023 में BVR सुब्रमण्यम को डैश के रूप में नियुक्त किया गया था? मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नीति आयोग के CEO या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर CEO ऑफ नीति आयोग करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार के सुव्यवस्थित उद्योगों की स्थापना हुई थी? आपको बताना है कौन सा होगा करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत, इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात और कपास, सीमेंट और चीनी। सो यहाँ पर स्टील और कॉटन, ये आपका स्टील एंड कॉटन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार के बीच हुआ था? ऑप्शंस हैं चंदेल, मोखरी, राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और डैश के बीच हुआ था। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? शरोद, रुद्रवीणा, सारंगी, मोहन वीणा। पंडित राम नारायण जो वाद्य एक रिनाउंड म्यूजिशियन थे, उन्होंने सारंगी में अपनी पॉपुलैरिटी बनाई। ओके, सारंगी से जुड़े थे। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लू चलती है? लू आपकी गर्म तेज हवाएं होती हैं जो गर्मियों के सीज़न में पूरे उत्तर भारत में ये चलती हैं। ओके, और राजस्थान यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ओके, फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है संघ की सेवाएं और क्रमशः राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के लिए यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद के तहत डैश अनुच्छेद के तहत 315, 324, 326 या फिर 332। आर्टिकल 315 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 315 है भारतीय संविधान का जो डील करता है, ठीक है, इससे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम बताता है कि ठंडे जलवायु वाले अंतः ऊष्मीय जानवरों के अंग या उपांग गर्म जलवायु वाली निकट से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे होते हैं। हार्पर का नियम, राइच का नियम, एलन का नियम या फिर मिलर का नियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन का रूल, यानी एलन्स रूल, एलन का नियम। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति वंश में निम्नलिखित में से किस वंश को पराजित करने के बाद पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत किया? मौखरियों, हुनार, चालुक्य या फिर मैत्रक? क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हुन, सेकेंड ऑप्शन। ओके, पुष्यभूति डायनेस्टी जो कि वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती है। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन हिज सन हर्षवर्धन एसेंडेड, यानी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनके जो बेटे हैं हर्षवर्धन ने राज्य को संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने पहले भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? लाहौर, मद्रास, बॉम्बे या फिर इलाहाबाद, जिसे कि आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। ओके, फर्स्ट इंडियन ओलंपिक यानी पहले भारतीय ओलंपिक खेलों की जो मेज़बानी थी वो 1924 में लाहौर ने करी थी। ओके, जो कि आज पाकिस्तान का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत उद्योग में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के लिए उद्देश्य से हर साल IMMIES पुरस्कार कौन सा टेलीविज़न चैनल प्रस्तुत करता है? बी फॉर यू म्यूज़िक, MTV, चैनल V या फिर 9XM? म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री का ये अवार्ड है एंड ये आपका जो MTV है ये प्रस्तुत करता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के मुख्य कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आय का समान वितरण, जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट। सो यहाँ आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये सिर्फ SSC CGL के लिए ही नहीं, CHSL MTS GD सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि SSC अपने क्वेश्चन रिपीट करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए आप जितना कोशिश करें अपने GK GS के PYQs को सॉल्व करें। ओके, उनके जो टॉपिक हैं उन्हें समझें। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से आता है,
एक क्वेश्चन आपका म्यूज़िक से आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क से पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक को कवर करना होगा एग्ज़ाम से पहले। इसी क्वेश्चन को आप देख लें, यहाँ पर आपसे फोक डांस पूछा गया है, तो आपको ना सिर्फ इस क्वेश्चन को ही नहीं, इससे रिलेटेड सभी के फोक डांस आने चाहिए। तो आप इनके नोट्स बनाएं, अगर आपके बने हुए नोट्स हैं तो आप उन्हें रिवाइज़ कर लें। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ओके, कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट है, 4th वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस रिट को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कोई मामला विचार करता है? सो क्वेश्चन नंबर आपसे 26 कह रहा है कि किस रिट को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कोई मामला विचार करता है? ऑप्शन है आपके क्यू वारंटो, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोररी, प्रतिषेध। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निम्नलिखित में से किस समूह दल की शुरुआत हुई थी? ऑप्शंस हैं आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्वराज पार्टी, खिलाफत कमेटी या फिर गदर पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में निम्नलिखित में से किस समूह दल की शुरुआत हुई थी? HSRA है, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और कुछ लोगों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। खिलाफत कमेटी की स्थापना 1990 के टाइम पर हुई थी टू सपोर्ट ओटोमन खलीफा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फुगड़ी नृत्य गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर केरला। फुगड़ी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? सो ये संबंधित है आपका, ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, गोवा से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी छड़ चुंबक को एक डोरी से लटकाया जाए तो इसकी उत्तरी ध्रुव के किस दिशा में इंगित करेगा? उत्तरी ध्रुव है तो उत्तर दिशा में इंगित करेगा। ओके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका का रैंक क्या था? श्रीलंका की रैंक आपको बतानी है, तो श्रीलंका की रैंक थी 73वीं। सो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कॉलम A दिया है, कॉलम B दिया है, आपको कॉलम A से कॉलम B को मैच कराना है और फिर इन ऑप्शंस का आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राइट, सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज आपको दिया गया है। ग्लूकोज क्या करता है, ये आपको इनमें से छांटना है और सही टिक करना है। सो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का आपका जो D वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। श्वसन के लिए सबसे अच्छा कार्बनिक सबस्ट्रेट है। ईस्ट की बात करें तो किण्वन प्रक्रिया के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में रूपांतरण करता है। पायरुविक अम्ल क्या होता है? ग्लूकोज के टूटने में मध्यवर्ती पदार्थ होता है। देखा कि फर्स्ट का D, सेकंड का C, थर्ड का B और फोर्थ का A आपका करेक्ट है, जो हमें जो है सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है।
इसलिए सेकंड ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मथुरा कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल में कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई थीं? मथुरा कला शैली, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, शाक, पार्थियन, सातवाहन, कुषाण। तो कुषाण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, रोटेला पांडुगा फॉर रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? यानी रोटेला पांडुगा या रोटी उत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? आपको बताना है। रोटेला पांडुगा, ऑल्सो इसे रोटी फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, और ये यूनिक फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल है, आंध्र प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? जब सरकारी व्यय और राजस्व दोनों शून्य होते हैं, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक होता है, जब सरकारी व्यय राजस्व के बराबर होता है, या फिर जब सरकारी राजस्व व्यय से अधिक होता है। किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक होता है तब ये आपका होता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? यानी एक सैटेलाइट पोर्ट के फॉर्म में इसे बनाया गया था। मैंगलोर पोर्ट, मर्मागांव पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? सो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उमायलपुरम के शिवारामन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं? सितार, गिटार, ढोल, मृदंगम? उमायलपुरम के शिवरमन ये एक रिनाउंड म्यूजिशियन है एंड इनका संबंध मृदंगम से है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में हर्षिबा रामचंद्रा ने निम्नलिखित में से किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते थे? मुक्केबाजी, कुश्ती, तैराकी या फिर बैडमिंटन? सो इनका संबंध है बैडमिंटन नहीं तैराकी से। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट ने तैराकी समझा है वो बिल्कुल सही समझा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हर्षिबा रामचंद्रा ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं तैराकी में। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं? चंद्रशेखर, गुलजारीलाल नंदा, चरण सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? गुलजारीलाल नंदा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल के रूप में $1,00,000 के नगद पुरस्कार का विजेता नहीं है, जो स्वस्थ और टिकाऊ भोजन तक पहुंच में सुधार के लिए प्रेरणादायक, विविध और प्रभावशाली समाधान प्रदान करने के लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये सारे, बताना है कौन सा नहीं है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कैसलिंग का संबंध किस गेम से है, किस खेल से है? टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, टेनिस या फिर शतरंज? बताना है आपको कौन सा होगा करेक्ट आंसर। सो कैसलिंग का संबंध है चेस से यानी शतरंज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने बेलूर मठ की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद, आरजी भंडारकर, वी.एन. मांडलिक या फिर के.टी. तेलंग? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर?
सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 19th सेंचुरी में इन्होंने जो है ये किया था, मतलब मठ की स्थापना करी थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, जो असम के गायक थे यानी सिंगर, इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट और फिल्म मेकर थे और असम से थे। इनका नाम था भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। 43 नंबर है कि चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के विरुद्ध लड़ने के लिए राणा सांगा के साथ अपनी सेनाएं मिलाई थीं? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बाबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2003 में शुरू की गई नंद बाबा मिल्क मिशन योजना का क्या खर्च है, जिसका उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करता है। स्कीम लॉन्च हुई थी ये उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। तो इसका जो कॉस्ट था वो आपका 1000 करोड़ रुपए था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नंद बाबा मिल्क मिशन ये स्कीम का नाम है, इसका ये जो कॉस्ट है वो इतना था। सो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। सांगपो और यमुना किस नदी के अन्य नाम हैं? सैंगपो और जमुना। तो ये नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ वहाँ पर इसका जो है डिफरेंट नाम इनका रखा जाता है। तो सैंगपो और जमुना जो है वो किस नदी का अन्य नाम है, आपको बताना है। सैंगपो इसका नाम है तिब्बत में, ठीक है। जमुना जो है वो इसका नाम है बांग्लादेश में। एंड यारलुंग जैंगबो ये नाम है इसका चाइना में। एंड ये रिवर आपकी अंगसाई ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय से, ठीक है। और तिब्बत से होते हुए चाइना, इंडिया, बांग्लादेश सब जगह ये फ़्लो करती है। और ये वन ऑफ द मेजर रिवर है, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर चलती है और इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर है। 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सैंगपो नाम तिब्बत में है, जमुना नाम बांग्लादेश में है और यारलुंग जैंगलो नाम जो है ये आपका चाइना में है, जैंगबो, ठीक है, यारलुंग जैंगबो। सो बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन से बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट होगा द इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड पाइप, यानी एक खोखले सिलेंडर और पाइपों का आंतरिक व्यास। ओके, वर्नियर कैलिपर्स के 2 टाइप के ये जॉ होते हैं, ठीक है, जॉ एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ओके, आंतरिक और बाह्य। सो 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नमी से भरपूर हवाओं से पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? पवनमुखी ढलान, निरुत्तर ढलान, ऊपरी भाग या फिर राहत पक्ष। विंड वॉर्ड साइड यानी पवनमुखी ढलान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मिलाना है
और फिर बताना है कि कौन सा वाला सही है। यहाँ पे आपके उपसंग दिए हैं और उनका जीव दिए हैं और उनका उपसंग दिया, आपको मैच करना है। ओके, हेक्सपोडा यानी मच्छर, क्रिस्टेशिया यानी आपका डिफ्निया, नीरियापोडा यानी आपका जूलस, नेक्स्ट है चैलिस्ट्रेटा यानी ल्यूमुलस। सो जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में किस राज्य में हरित क्रांति का सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा? भारत में किस राज्य में हरित क्रांति का सबसे अधिक परिवर्तनकारी एक बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिला, आपको बताना है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला पंजाब में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्रिटेन। सो एक भी मिनट आपका वेस्ट किए बिना आपको उसमें प्रश्न प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, फ्री है, आपको बस चैनल से जुड़ना है और आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं जिन्हें सॉल्व करके आप अपना अच्छा रिवीजन और अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया है यूएसए से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, अमेरिका से लिया गया है ये। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, एंड यहाँ आपके फिनिश हो जाती हैं 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम। ओके, 50 क्वेश्चन हो गए आपसे, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? रिवर्स पर आपका पूरा क्लास अवेलेबल है, एमसीक्यू फॉर्म में डिटेल उसमें बताई गई है। इंडियन रिवर्स सारी उसमें कंप्लीट की गई हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना रिवर, गंगा रिवर, कावेरी रिवर या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर। आपको ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कि गंडक जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, सहायक नदी किसकी है? ओके, सो ये हिमालय से निकलती है नेपाल में और बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए ये गंगा को ज्वाइन करती है। ओके, यानी गंगा नदी की ये ट्रिब्यूटरी है और इसको जो अपर यानी ऊपरी इलाके में इसे नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 36 से 51 तक जो बात करी गई है डीपीएसपी की करी गई है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लोक रंगजन उत्सव किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति का उत्सव मनाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर या फिर मेघालय। लोक रंगजन फेस्टिवल आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 जीता? सो पीवी सिंधु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी पर कब्जा किया और चालुक्यों को पराजित किया?
वातापी बादामी पर कब्जा किया और चालुक्यों को पराजित किया किसने? नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, जिन्हें नरसिम्हवर्मन महामाला के नाम से जानते हैं और पल्लव के किंग में ये मोस्ट फेमस हैं। ओके, सो नरसिम्हवर्मन ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला है निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी हैं। निरुपमा संजीव इज़ अ फेमस डैश प्लेयर ऑफ इंडिया, बैडमिंटन, तैराकी, टेनिस या फिर शतरंज? करेक्ट आंसर यहाँ पर टेनिस होगा। ओके, थर्ड ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है 1970 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान सूक्ष्म वित्त पोषण शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, जिसकी स्थापना की थी, किसने की थी? मोहम्मद यूनुस जो है फर्स्ट ऑप्शन, ये करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? कहाँ के लोग इसे ट्रेडिशनल, ये कहाँ का फोक डांस है? ओके, नागालैंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? सो ये आपका ट्रेडिशनल फोक डांस है नागालैंड का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित किया जाए तो उत्पाद पक्ष में कितने कार्बन C2H5OH कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु होंगे? इक्वेशन दी है आपको, C2H5OH प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। इसे आपको बैलेंस करना है। ओके, सो यहाँ पर आपको पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। C2H5OH प्लस 3O2 होगा फॉर्म 2CO2 प्लस 3H2O। तो आप जब इसमें देखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन को तो यहाँ पर 3 H2O के और 2 CO2 के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 और 3 जहाँ पर है 2 और 3 यानी 2 CO2 और 3 H2O, ये आपका करेक्ट होगा जो हमारा थर्ड ऑप्शन है। सो थर्ड ऑप्शन आपका इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है 1987 में प्लेबैक सिंगर कौन थे जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ एशिया का अवार्ड मिला था? आशा भोसले सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारिख निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार, बांसुरी, तबला, सारंगी? अरविंद पारिख जो हैं वो सितार से संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के संदर्भ में लैप्टोटीन अवस्था में कौन सा गुणसूत्रीय व्यवहार होता है? गुणसूत्रीय अनसिनैप्स्ड होते हैं, सिनैप्सिस कंप्लीट होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पैर होते हैं या फिर क्रोमोसोम्स संघनन होना शुरू हो जाते हैं, यानी गुणसूत्र। करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गुणसूत्र संघनित यानी कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्थापित किया था? दीवान अर्ज, दीवान अमीर कोही, दीवान इंशा या फिर दीवान रिसालत? कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो यूज़ किया था मिनिस्ट्री
यानी नया मंत्रालय, वो था दीवाने कोही। ठीक है, ये आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर से संबंधित थी, टू प्रमोट एग्रीकल्चर। बाकी ऑप्शंस अगर देख लें हम लोग तो दीवाने अर्ज आपको दिया गया है सबसे पहला, दीवाने अर्ज टू प्रमोट मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवाने अर्ज जो था ये आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ठीक है, एंड दीवाने इंशा ये जो आपको दिया गया है, इसके पास चार्ज था रॉयल करस्पॉन्डेंस का। ठीक है, चार्ज ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक, नेक्स्ट है दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत वॉज अ डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड चैरिटी। ओके, सो आपने देखा कि दीवाने अर्ज आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, दीवाने अमीर कोही आपका टू प्रमोट एग्रीकल्चर। ठीक है, दीवाने इंशा है चार्ज ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस, एंड दीवाने रिसालत है रिलीजियस अफेयर्स एंड चैरिटी। सो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्तनधारियों और पक्षियों दोनों में पाई जाती है? कौन सी विशेषता स्तनधारियों और पक्षियों दोनों में पाई जाती है? सजीव प्रजक्ता, रंजित त्वचा, वायुयुक्त अस्थियां या फिर गर्म रक्त वाले? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1857 की क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस छावनी में मई में शुरू हुई थी? कानपुर, झांसी, लखनऊ या फिर मेरठ? आपको बताना है करेक्ट आंसर। 1857 क्रांति से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है और इस टॉपिक से आपसे जो प्रश्न है वो डेफिनेटली पूछा जाता है। ओके, तो इस पर आपका पूरा क्लास अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको बताया है कि किस तरीके से क्या कारण थे रिवोल्ट के, कैसे ये स्प्रेड हुआ, कैसे ये सप्रेस हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले इसके, इन सभी के बारे में उसमें हमने बात करी है और MCQs भी डिस्कस करे हैं। ओके, सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मेरठ। 1857 जिसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, नॉट वर्ल्ड वॉर। ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, जो कि मेरठ की छावनी से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। ओके, 10 मई 1857 को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट हो जाएगा, बिना सोचे आपको कृषि लगाना है, क्योंकि कृषि जो है हमारी वो मौसम पर निर्भर रहती है और मौसम बदलता है तो कृषि तब तक जो हमारे किसान लोग हैं वो बेरोजगारी का सामना उन्हें करना पड़ता है। ओके, 67 नंबर है कि पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में कितनी बार धान की फसल उगाई जाती है? 3, 2, 4, 1 आपको बताना है। राइस जो है वो वेस्ट बंगाल की मेजर क्रॉप है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी एक अनाज है। ओके, तो पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में 3 बार धान की फसल जो है वो उगाई जाती है। 3 आपका आंसर करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 3 टाइप के जो राइस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आउस, दूसरा होता है अमन, तीसरा होता है बोरो। ओके, तो इस तरीके से ये 3 टाइप की जो राइस की क्रॉप है वो आपका उगाई जाती है। आउस राइस जो है वो मार्च अप्रैल में उगाया जाता है, अमन जून जुलाई में, और बोरो आपका दिसंबर जनवरी के टाइम पे इसे
बोया जाता है। सो ये 3 टाइप हो गए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समाज सुधारक संगठनों का उनके संस्थापकों से मिलान कीजिए। आपको संगठन दिए और आपको मैचिंग करनी है। सो करेक्ट होगा यहाँ पर आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा संस्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो करी थी आत्माराम पांडुरंग ने। एंड आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको ये 4th वाला सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है पृथ्वी का ऊपरी भाग किस रूप में जाना जाता है? पृथ्वी का यानी आपकी जो अर्थ है इसका ऊपरी भाग किस नाम से ये जाना जाता है? ओके, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर स्थल मंडल या फिर मध्य मंडल, तो किस नाम से ये जाना जाता है? सो यहाँ आपका क्षोभ मंडल नहीं, क्षोभ मंडल होता है आपका ट्रोपोस्फेयर या आपकी जो एनवायरनमेंट है उसमें जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसका पार्ट है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर ये भी आपका उसका पार्ट है। मध्य मंडल यानी मीजोस्फेयर ये भी उसका पार्ट है। लिथोस्फेयर जो यहाँ पर दिया गया है स्थल मंडल ये आपका अर्थ का ऊपरी सरफेस है। सो 3rd ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद और भारतीय संविधान के भाग राज्य विधानमंडल में संबंधित हैं? भाग 6 में अनुच्छेद 2014 से 231, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212, भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर ओ होगा 243 ओ इन पार्ट 9th। भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122। ओके, आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5th। क्या आपका होगा करेक्ट आंसर? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212। अगले प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 डैश को सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के अधिकार वाले प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, स्थानीय नगर पालिकाएं। से आपके 71 के राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या फिर स्थानीय नगर पालिकाएं, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, केंद्र सरकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या है? आपको दिए 4 ऑप्शन बताने हैं कि सब्सिडी का औचित्य क्या है। जो 3rd ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। उन्नत तकनीकी के लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है या फिर एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है। यहाँ पर आपको गलत वाला कथन बताना है। ओके, तो यहाँ पर गलत है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, यानी प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, यह आपका गलत है। लाइट ईयर इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूरी की इकाई है। ठीक है, सो इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नॉट समय। ओके, सो 3rd वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से किस खेल में बॉल क्लाइन का उपयोग किया जाता है? कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस या फिर खो खो। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबड्डी, ऑप्शन नंबर 1st। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, आपको बताना है।
पार्ट 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, पार्ट 4 में आपके यहाँ पर DPSP डिस्कस किए गए हैं, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, पार्ट 6 में आपके स्टेट्स के बारे में है और पार्ट 5 का आपका उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित है। तो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं आपके SSC CGL में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। GK GS के ये हैं, शिफ्ट तीनों ही आपके साथ डिस्कस की गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।